नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और हिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप लोगों से निवेदन करूँगा कि सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को और पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल से समाधान हेतु काष्ठ शव पेटिका का साक्ष्य मिलता है? हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है या फिर कालीबंगा है? आपसे प्रश्न कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है जहां से शवों को दफनाने के लिए लकड़ी के ताबूत मिलते हैं, समाधान हेतु काष्ठ शव पेटिका के साक्ष्य मिलते हैं। आपसे प्रश्न कह रहा है कि कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जहां से शवों को दफनाने के लिए हमको लकड़ी के ताबूत के साक्ष्य मिलते हैं। आंसर क्या करेंगे आप लोग? हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, तो लोथल है या फिर कालीबंगा। तो पहला ही प्रश्न और बहुत इंपॉर्टेंट है, बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग ऑप्शन संख्या कर दोगे ए, ठीक है। क्या हो जाएगा? हड़प्पा आंसर कर दोगे, ठीक है। हड़प्पा से हमको क्या हो रहा है? हड़प्पा से हमको शवों को दफनाने के लिए लकड़ी के ताबूत के साक्ष्य मिल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, हड़प्पा से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, तो जिनको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। हड़प्पा की अगर हम लोग बात करें तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल है जो कि खोजा गया था, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में अगर हम लोग बात करें, जो पहला स्थल है जो खोजा गया है वो कौन है? तो वो हड़प्पा है। हड़प्पा की खोज कब हो रही है? तो आप कहोगे 1921 में हो रही है। और किसने की है? तो दयाराम साहनी ने की है, ठीक है। किसने की है? तो हड़प्पा की जो खोज है ना वो 1921 में हुई है। और किसने की है? तो दयाराम साहनी ने की है, ठीक है। हड़प्पा जो है ये कहाँ पर है? तो ये आप कहोगे पंजाब में है। पंजाब में मोंटगोमरी जिला है, तो पंजाब में। और रावी नदी आप याद रखेंगे, नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पंजाब में रावी नदी के किनारे ये हड़प्पा है। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल है जिसकी खोज हो रही है 1921 में हो रही है। किसने की है? दयाराम साहनी ने की है, ठीक है। अच्छा, हड़प्पा की जब खोज हुई ना उस समय अगर आपसे पूछा जाए कि पुरातत्व विभाग का निदेशक कौन था, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि जब हड़प्पा की खोज हुई तो उस समय पुरातत्व विभाग का निदेशक कौन था, तो आप कहोगे जॉन मार्शल थे, ठीक है। कौन थे? तो आप कहोगे जॉन मार्शल जो है वो इस समय पुरातत्व विभाग के निदेशक हैं जब हड़प्पा की खोज हो रही है, ठीक है। साथ ही साथ आप याद रखेंगे जो हड़प्पा है तो यहाँ से हमको क्या क्या मिल रहा है? तो यहाँ से हमको अन्नागार मिल रहा है, अन्न रखने का स्थान, ठीक है। जहाँ पर हम लोग अनाज रखते थे, अन्न रखते थे, तो अन्नागार के साक्ष्य मिल रहा है। साथ ही साथ हमको यहाँ से पुरोहित आवास के साक्ष्य मिल रहे हैं, ठीक है। क्या हो रहा है? तो यहाँ से हमको पुरोहित लोग जो रहते थे ना तो उनके आवास के साक्ष्य मिल रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ से हमको श्रमिक आवास मिल रहा है, श्रमिकों के लिए आवास बनाए गए थे, तो श्रमिक आवास भी हमको हड़प्पा से देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ आपको याद रखना है यहाँ से हड़प्पा से क्या हो रहा है? तो हड़प्पा से आपको पुरुष नर्तक की मूर्ति मिल रही है, ठीक है। क्या हो रही है? पुरुष नर्तक की अगर हम लोग बात करेंगे तो पुरुष नर्तक की जो है तो प्रतिमा आपको मिल रही है, ठीक है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो पुरुष नर्तक की जो है प्रतिमा आपको हड़प्पा से मिल रही है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे हड़प्पा से आपको और क्या मिल रहा है, तो हड़प्पा से आपको जो है एक कब्रिस्तान मिल रहा है जिसको हम लोगों ने R37 नाम दिया गया, ठीक है। क्या किया है? तो एक कब्रिस्तान मिल रहा है जिसको R37 नाम दिया गया, तो एक कब्रिस्तान भी यहाँ से मिला है। साथ ही साथ यहाँ से अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ से एक महिला का चित्र मिला है, एक महिला का चित्र मिला है जिसके गर्भ से वृक्ष निकलते हुए दिखाया गया, ठीक है। क्या हो रहा है? तो महिला के गर्भ से वृक्ष को निकलते हुए दिखाया गया और इन्हें प्रकृति की देवी के रूप में बताया गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें हड़प्पा से हमको मिल रही है। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की है। जब हड़प्पा की खोज हुई तब इसके निदेशक जॉन मार्शल हैं। हड़प्पा पहला स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का जिसकी खोज हुई पंजाब में रावी नदी के किनारे है। यहाँ से आपको अन्नागार, पुरोहित आवास, श्रमिक आवास, पुरुष नर्तक की मूर्ति, एक कब्रिस्तान, महिला के गर्भ से निकलते हुए वृक्ष का चित्र और साथ ही साथ शवों को दफनाने के लिए लकड़ी के ताबूत के साक्ष्य मिल रहे हैं। तो पहले प्रश्न का ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस मूल पाठ में भारतीय गणितीय लेखन से संबंधित प्राचीनतम साक्ष्य निहित है? तो क्या होगा? आरण्यक होगा, कल्पसूत्र होगा, निरुक्त होगा या फिर शुल्ब सूत्र होगा। निम्न में से किस मूल पाठ में भारतीय गणितीय लेखन से संबंधित प्राचीनतम साक्ष्य निहित है? आरण्यक है, कल्पसूत्र है, निरुक्त है या फिर शुल्ब सूत्र है? क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर?
आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा शूल सूत्र। शूल सूत्र में अगर हम लोग बात करेंगे तो ज्यामितीय संबंधी या फिर कहें गणितीय संबंधी प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। जो हवन कुंड बनते थे ना, जो हवन कुंड बनते थे तो उनकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, लंबाई कितनी होनी चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो उससे संबंधित अगर हम लोग बात करेंगे तो गणितीय लेखन से संबंधित प्राचीनतम जो साक्ष्य हैं वो आपको कहाँ पर, तो वो आपको शूल सूत्र में देखने को मिलते हैं। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो डी आंसर कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दांडी मार्च अगर हम लोग बात करेंगे तो संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी देखो बिहार बीएड का पेपर हुआ था और वहां पर भी ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। जो दांडी मार्च है तो इसका संबंध किससे, क्या हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो देखो अगर हम लोग बात करें तो बात है 12 मार्च 1930 की। ठीक है, कब की, तो 12 मार्च 1930 को अगर हम लोग बात करें तो जो गांधी जी हमारे हैं 12 मार्च 1930 को जो गांधी जी हैं, तो गांधी जी कहाँ पर थे, तो गांधी जी थे साबरमती आश्रम में। ठीक है, कहाँ पर, तो गांधी जी जो हैं तो ये साबरमती आश्रम में थे। और यहाँ से इन्होंने क्या किया, यहाँ से साबरमती आश्रम से, ठीक है, इन्होंने एक यात्रा प्रारंभ की। ठीक है, क्या किया, तो साबरमती आश्रम से इन्होंने दांडी तट तक, ठीक है, दांडी समुद्र तट है, तो दांडी समुद्र तट तक इन्होंने क्या किया, साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ, अपने 78 प्रतिनिधियों के साथ एक यात्रा शुरू की। गांधी जी ने 78 प्रतिनिधियों के साथ, 78 अनुयायियों के साथ एक यात्रा शुरू की 12 मार्च 1930 को। 78 लोगों के साथ चलना शुरू करते हैं और 5 अप्रैल, ठीक है, कब, तो 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी जो है 1930 को गांधी जी जो है वो कहाँ पर, तो वो दांडी तट पर पहुँचते हैं। ठीक है, कहाँ पर, तो 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी जो है तो ये दांडी तट पर पहुँचते हैं। कुल कितने दिन की, तो कुल अगर हम लोग बात करेंगे तो 24 दिन की यात्रा हुई है। ठीक है, कितने, तो कुल 24 दिन की यात्रा हुई है। और ये जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछा गया कि गांधी जी ने कितने दिन की यात्रा की थी। तो 24 दिन की यात्रा की और 24 दिन में अगर हम लोग बात करेंगे तो गांधी जी ने कुल 241 मील की दूरी तय की। ठीक है, कितनी, 24 दिन की यात्रा की और 24 दिन में अगर हम लोग बात करेंगे तो गांधी जी ने 241 मील की दूरी तय की है। और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी क्या करेंगे, 5 अप्रैल को पहुंचते हैं और 6 अप्रैल को अगर हम लोग बात करेंगे तो 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी जो है ये क्या करेंगे, तो ये नमक बना करके नमक कानून को तोड़ते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, तो नमक कानून जो है इसको तोड़ने का काम किया जाएगा, नमक कानून को तोड़ा जाएगा। नमक कानून तोड़ा गया और यहीं से क्या हो रहा है, यहीं से अगर हम लोग बात करेंगे तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो रही है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 मार्च 1930 को गांधी जी साबरमती आश्रम से चलना शुरू करते हैं, 78 प्रतिनिधियों के साथ चलना शुरू करते हैं। 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी तट पहुंचते हैं। 24 दिन की यात्रा होती है, 241 मील की दूरी तय की जाती है और 6 अप्रैल को, ठीक है, 5 अप्रैल को पहुंच गए थे और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून को तोड़ते हैं और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। ठीक है, अब यहाँ से एक प्रश्न और बन जाता है, किस आंदोलन के दौरान गांधी जी के साथ कौन सा पत्रकार मौजूद था। ठीक है, गांधी जी के साथ कौन सा पत्रकार मौजूद था, तो आप आंसर क्या करोगे, आप कहोगे वेब मिलर। ठीक है, क्या हो रहा है, तो वेब मिलर नामक जो पत्रकार है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी के साथ मौजूद था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। करो या मरो का नारा किसने दिया, बाल गंगाधर तिलक है, सुभाष चंद्र बोस है, महात्मा गांधी या फिर सरदार पटेल है। बताइएगा क्या हो जाएगा, करो या मरो, डू और डाई का नारा किसने दिया है, बाल गंगाधर तिलक है, सुभाष चंद्र बोस है, महात्मा गांधी या फिर सरदार पटेल। क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर कर दोगे आप लोग, ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने डू और डाई का नारा दिया था और कब दिया था, तो 1942 में। ठीक है, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, याद रखेंगे कब, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान अगर हम लोग बात करेंगे तो 1942 में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। ये याद रखिएगा, डू और डाई का नारा दिया था। ठीक है, अच्छा साथ ही साथ यहाँ पर आपको याद रखना है, अगर हम लोग बात करें कि दिल्ली चलो, ठीक है, क्या करें, तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, अगर आपसे पूछ ले दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, क्या करोगे, तो तुम मुझे क्या करो, तो तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें क्या करूँगा, और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये किसने कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये किसने कहा, ठीक है,
दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने कहा? तो आप आंसर करोगे किसको? सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है, किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा है कि दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। साथ ही साथ एक और आपको याद रखना है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे ले कर रहूँगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे ले करके रहूँगा, ये किसने कहा है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बात किसने कही है? तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे ले करके रहूँगा। तो ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। जालियांवाला बाग किस नगर में स्थित है? अम्बाला में, अमृतसर में, आगरा में या फिर अजमेर में? अब जालियांवाला बाग जो है, तो आपने जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में सुना होगा। यहाँ से अक्सर आपके एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं। कौन कौन से प्रश्न बनते हैं तो उनकी हम लोग बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपसे ये पूछ लेता है कि जो जालियांवाला बाग है, ठीक है, जालियांवाला जो ये बाग है, तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है तो ये कहाँ पर हुआ था? आपसे ये पूछ लेता है जालियांवाला बाग जो है, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड ये कब हुआ था? तो आपसे ये प्रश्न पूछ लेता है, तो आप क्या कहोगे? तो आप कहते हो डेट के साथ आपसे पूछता है, याद रखेंगे डेट के साथ आपसे पूछता है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, दूसरा जो प्रश्न आपका यहाँ से बनता है वो क्या होता है? वो ये बनता है कि इस दौरान वायसराय कौन थे? ठीक है, कौन वायसराय थे जिनके समय में जालियांवाला बाग हत्याकांड हो रहा है? तो आप आंसर क्या करोगे? आप कहोगे जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, क्या करोगे? तो आप कहोगे लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है। ठीक है, चेम्सफोर्ड का समय क्या है? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है इनका समय है 1916 से लेकर के 1921 का। देखिए क्या है, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड का समय क्या है? तो आप कहोगे 1916 से लेकर के 1921 का। और इसी दौरान क्या हो रहा है? इसी दौरान अगर हम लोग बात करेंगे तो इन्हीं के समय में जालियांवाला बाग हत्याकांड हो रहा है। कब हो रहा है? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो जालियांवाला बाग जो हत्याकांड है इसके विरोध में अगर हम लोग बात करें तो नाइटहुड की उपाधि, ठीक है, किसकी? तो नाइटहुड की उपाधि किसने वापस कर दी? तो आप कहोगे रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, किसने? तो अगर हम लोग बात करें किसने वापस कर दी, तो आप कहोगे रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। और अगर आपसे पूछा जाए कैसर ए हिंद की उपाधि किसने वापस की? जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कैसर ए हिंद की उपाधि किसने वापस की? तो आप कहोगे गांधी जी ने। नाइटहुड की उपाधि किसने? तो नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस कर दी और कैसर ए हिंद की उपाधि जो है वो गांधी जी ने वापस कर दी जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हो रहा और उस दौरान वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ठीक है, अच्छा, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है तो इसकी जांच के लिए 2 कमेटियां गठित हुई थी जिनको आपको याद रखना। पहली कौन सी थी? तो पहली थी हंटर कमेटी। ठीक है, याद रखिएगा हंटर कमेटी जो है तो इसका संबंध आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है या फिर आपसे पूछ लेता है जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी कमेटी गठित हुई थी, तो आप कहोगे हंटर कमेटी। दूसरी जो कमेटी है वो कौन सी है? तो वो है तहकीकात कमेटी। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ये कांग्रेसियों के द्वारा गठित की गई थी तहकीकात कमेटी। तो इन दोनों कमेटियों का संबंध किससे? तो इन दोनों कमेटियों का संबंध जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने से है। और जालियांवाला बाग जो है तो ये कहाँ पर? तो ये पंजाब के अमृतसर शहर में। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में बने थे? बताइएगा। तो कौन सा अधिवेशन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जिसकी अध्यक्षता जो है गांधी जी के द्वारा की गई है? तो 1916 का अधिवेशन, 1924 का अधिवेशन, 1936 का अधिवेशन या फिर 1934 का अधिवेशन? महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की है? क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा 1924 में। देखो 1924 में अगर हम लोग बात करेंगे ना तो बेलगांव अधिवेशन हो रहा है। ठीक है, कौन सा? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो 1924 में क्या हो रहा है? तो बेलगांव अधिवेशन हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? तो 1924 में अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा? तो बेलगांव अधिवेशन हो रहा है। ठीक है, 1924 में अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा? तो बेलगांव अधिवेशन हो रहा। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? तो इस 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? तो आंसर कर देंगे क्या हो जाएगा? तो गांधी जी ने की। और याद रखिएगा कि ये एकमात्र अधिवेशन है। ठीक है, क्या है? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या है? तो ये एकमात्र अधिवेशन है। ठीक है, ये क्या है? तो ये एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता किसने की है? एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की है 1924 के बेलगांव अधिवेशन की। और ये एकमात्र अधिवेशन है तो फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक और अधिवेशन याद रखना है 1916 का।
ठीक है। 1916 का लखनऊ अधिवेशन याद रखना, ये भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से हमेशा प्रश्न बनते हैं। 1916 का लखनऊ अधिवेशन, ये भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण। क्यों महत्वपूर्ण भाई, चलो उसकी भी बात कर लेते हैं। देखो 1916 में लखनऊ अधिवेशन हो रहा है और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, अंबिका चरण मजूमदार कर रहे हैं। ठीक है, कौन कर रहे हैं, तो अंबिका चरण जो है, अंबिका चरण मजूमदार जो है, ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार जो है, तो ये लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे हैं 1916 में। ठीक है, इस अधिवेशन में एक काम तो ये हो रहा है ना कि नरम दल और गरम दल एक हो जा रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहा है, तो नरम दल और गरम दल, अगर हम लोग बात करेंगे तो नरम दल और गरम दल ये दोनों एक हो जाते हैं। कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था ना, तो नरम दल गरम दल फिर से क्या हो गए, एक हो गए। दूसरी चीज़ अगर हम लोग बात करेंगे तो इसी अधिवेशन में क्या हो रहा है, इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी समझौता हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो रहा है कि अब दोनों मिल करके क्या करेंगे, अंग्रेजों का विरोध करेंगे। तो कांग्रेस और लीग का भी क्या हो रहा है, समझौता हो जा रहा है इसी 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। तीसरी चीज़ अगर हम लोग बात करेंगे तो इसी अधिवेशन में क्या हो रहा है, इसी 1916 के लखनऊ अधिवेशन में अगर हम लोग बात करें तो राजकुमार शुक्ल जो हैं तो ये गांधी जी से मिलते हैं और उन्हें चंपारण आने के लिए आमंत्रित करते हैं। राजकुमार शुक्ल क्या करते हैं, तो राजकुमार शुक्ल की मुलाकात होती है किससे, गांधी जी से होती है और वो गांधी जी को क्या करते हैं, गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित करते हैं कि चंपारण में नील किसानों की स्थिति बहुत खराब है और आप आकर के उनका नेतृत्व करें। ठीक है, तो गांधी जी की राजकुमार शुक्ल से मुलाकात इसी 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हो रही है और इसी 1916 के अधिवेशन में जो बाल गंगाधर तिलक है, इसी अधिवेशन में तिलक ने कहा था कि स्वराज क्या है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे ले करके रहूँगा। तो ये सारी चीज़ें 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हो रही हैं। तो लखनऊ अधिवेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत में सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, मोहनदास करमचंद गांधी को, सर सैयद अहमद खां को, मोहम्मद अली जिन्ना को या फिर खान अब्दुल गफ्फार खां को। और ये प्रश्न लास्ट ईयर आपसे पूछा जा चुका है, लास्ट ईयर ये प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत में सीमांत गांधी किसे कहते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी को, सर सैयद अहमद खां को, मोहम्मद अली जिन्ना को या फिर खान अब्दुल गफ्फार खां को। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खां को। ठीक है, किसको, खान अब्दुल गफ्फार खां को। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। देखो खान अब्दुल गफ्फार खां जो है ना, तो इनको क्या करते हैं, तो इनको अगर हम लोग इंग्लिश में बात करेंगे तो इंग्लिश में कहते हैं फ्रंटियर गांधी। ठीक है, क्या करते हैं, तो इनको इंग्लिश में कहते हैं फ्रंटियर गांधी और हिंदी में अगर हम लोग बात करेंगे तो हिंदी में कहते हैं सीमांत गांधी। ठीक है, क्या करते हैं, तो फ्रंटियर गांधी और हिंदी में हम लोग इनको कहते हैं सीमांत गांधी। तो कई बार इंग्लिश में भी पूछ लेता है तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी कहते हैं। साथ ही साथ याद रखेंगे इनको जो है तो बादशाह खान के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो इनको बादशाह खान के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ आपको याद रखेंगे इनका एक दल था जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है खुदाई खिदमतगार। ठीक है, क्या नाम है, तो अगर हम लोग बात करें खुदाई खिदमतगार। ठीक है, तो इनका एक संगठन है खुदाई खिदमतगार और इस संगठन के द्वारा इनका एक दल जुड़ा है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है लाल कुर्ती दल। क्योंकि ये लोग लाल कपड़े पहनते थे इसलिए लाल कुर्ती दल के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर हम लोग बात करें किसकी, अब्दुल गफ्फार खां की, तो ये फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी, बादशाह खान के नाम से जाने जाते हैं। खुदाई खिदमतगार इनका संगठन है, इनके संगठन के लोग लाल कपड़े पहनते थे इसलिए लाल कुर्ती दल के नाम से जाने जाते थे। साथ ही साथ आपको याद रखना है जो ये अब्दुल गफ्फार खां है ना, तो ये पहले विदेशी व्यक्ति हैं, पहले विदेशी हैं या फिर कहें पहले गैर भारतीय हैं। ठीक है, क्या है, तो ये पहले विदेशी व्यक्ति हैं या फिर आप कहें पहले गैर भारतीय हैं जिनको क्या हो रहा है, जिन्हें पहले गैर भारतीय हैं जिन्हें क्या हो रहा है, जिन्हें भारत रत्न दिया गया। ठीक है, क्या किया गया, जिन्हें भारत रत्न दिया गया। पहले गैर भारतीय हैं या फिर पहले विदेशी हैं जिनको भारत रत्न दिया गया। ठीक है, क्या किया गया, तो जिनको भारत रत्न दिया गया। कब दिया गया, तो आप कहोगे 1987 में। ठीक है, कब दिया गया, तो आप कहोगे 1987 में। ठीक है, पहले गैर भारतीय हैं। ठीक है, या हम लोग बात करें पहले विदेशी हैं जिनको भारत रत्न दिया गया। कब दिया गया, 1987। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चौरी चौरा कांड के समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड एल्गिन थे, लॉर्ड मोर्से थे, लॉर्ड रेडिंग थे या फिर लॉर्ड रिपन थे। चौरी चौरा कांड, तो ये कब हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। आज के सेशन में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर रहे हैं और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, अगर इस सेशन को आप नहीं देख रहे हो ना तो फिर आने वाले टाइम में आपको ठीक है दिक्कत तो होगी, परेशानी तो होगी कि आपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को छोड़ दिया। ठीक है,
बताइएगा चौरी चौरा कांड। तो इसके संदर्भ में हम लोग बात करेंगे चौरी चौरा कांड कब हो रहा है, तो ये बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो चौरी चौरा कांड जो है ना ये हो रहा है 5 फरवरी 1922 को, ठीक है। कब हो रहा है, तो 5 फरवरी 1922 को अगर हम लोग बात करेंगे तो गोरखपुर में, ठीक है। गोरखपुर में एक स्थान है चौरी चौरा, ठीक है। कहाँ पर, तो गोरखपुर में अगर हम लोग बात करेंगे तो गोरखपुर में एक स्थान है चौरी चौरा, और इस स्थान पर क्या हो जा रहा है, तो यहाँ पर गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान पर क्या हो रहा है, जो भीड़ है, ठीक है, तो वो एक शांतिपूर्वक जुलूस निकाल रही थी, जिस पर क्या हो रहा है, जिस पर वहाँ के पुलिस अधिकारियों के द्वारा उनको रोका जाता है और उनको, ठीक है, मारा पीटा जाता है। जिसके बाद हिंसा क्या हो जाती है, वहाँ पर जो भीड़ है, भीड़ में हिंसा फैल जाती है, हिंसा भड़क जाती है। जिसके बाद क्या होता है, वहाँ की जो भीड़ है वो थाने में बंद करके, कुछ पुलिस अधिकारी है उनको बंद करके क्या कर देती, थाने में आग लगा देती है, जिसमें लगभग 20-22 लोग जिंदा मर जाते हैं ना, जिंदा जल करके मर जाते हैं। तो ये हिंसा भड़क जाती है, और इस हिंसा के बारे में जब गांधी जी को पता चलता है तो गांधी जी क्या कर देते हैं, गांधी जी असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं, क्योंकि गांधी जी आंदोलन को शांतिपूर्वक चला रहे थे, वहाँ पर हिंसा की कोई जगह नहीं थी, ठीक है। शांतिपूर्वक का असहयोग आंदोलन को चला रहे थे, वहाँ पर हिंसा का कोई स्थान नहीं था। लेकिन जब इस तरीके की हिंसा हो जाती है तो गांधी जी क्या कर देते हैं, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। तो एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि जो असहयोग आंदोलन है वो किस घटना के बाद स्थगित किया गया था, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे चौरी चौरा नामक कांड, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो चौरी चौरा नामक कांड के बाद जो है ये असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। चौरी चौरा कांड जो है ये 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में हो रहा है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है इस दौरान वायसराय कौन थे, आप आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, लॉर्ड रीडिंग हो जाएगा। लॉर्ड रीडिंग का समय क्या है, आपसे समय पूछ ले तो समय आप कहोगे 1921 से लेकर के 1926 का, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो लॉर्ड रीडिंग का जो समय है वो क्या हो जाएगा, तो वो आप कहोगे 1921 से लेकर के 1926 का लॉर्ड रीडिंग का समय, ठीक है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि जो रीडिंग है तो इनसे भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, और वो क्या है कि जो रीडिंग है तो ये भारत के पहले क्या है, तो ये भारत के पहले यहूदी वायसराय हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो पहले यहूदी वायसराय जो हैं वो कौन है, तो वो लॉर्ड रीडिंग है, याद रखेंगे। लॉर्ड रीडिंग जो है तो ये भारत के पहले यहूदी वायसराय हैं, और ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बहादुर शाह जफर को कहाँ दफनाया गया, रंगून में, नई दिल्ली में, मांडले में, आगरा में, बताइएगा क्या हो जाएगा। चलिए बताइएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो बहादुर शाह जफर, देखो बहादुर शाह जफर जो है ना ये अंतिम मुगल बादशाह थे, ठीक है। क्या थे, तो ये अंतिम मुगल बादशाह थे। बहादुर शाह जफर की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या है, तो ये अंतिम मुगल बादशाह हैं, और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। कहाँ से, दिल्ली से। 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे हैं कहाँ से, तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे हैं दिल्ली से, याद रखिएगा। 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे हैं कहाँ से कर रहे हैं, तो दिल्ली से कर रहे हैं। अंतिम मुगल बादशाह हैं, और जब 1857 की क्रांति का दमन कर दिया जाता है तो उसके बाद बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया जाता है, और इनको रंगून म्यांमार भेज दिया जाता है, रंगून म्यांमार भेज दिया जाता है, और यहीं पर क्या हो जाएगा, इनकी मृत्यु हो जाएगी, और यहीं पर इनको दफना दिया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहीं पर क्या हो जाएगा, तो यहीं पर इनको दफना दिया जाएगा, ठीक है। और इन्होंने जाते जाते एक लाइन लिखी थी कि ना किसी की आंखों का नूर हूँ, ना किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना सका मैं वो बुझता हुआ चिराग हूँ, ठीक है। तो ये बहादुर शाह जो है तो ये जफ़र नाम से कविताएं लिखा करते थे, ये जफ़र नाम से कविताओं को लिखने का काम करते थे, ठीक है। जफ़र इनका उपनाम था, और इन्होंने लिखा है कि न किसी की आंखों का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना सका वो मैं बुझता हुआ चिराग हूँ। तो ये बहादुर शाह जफर की पंक्तियाँ हैं, और इनको रंगून म्यांमार में निर्वासित कर दिया गया था, वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाएगी, और यहीं पर इनको दफना दिया जाएगा। 1909 के अधिनियम के समय भारत सचिव कौन थे, मिंटो थे, मॉन्टेग्यू थे, मॉर्ले थे, वेलिंगटन थे, बताइएगा क्या हो जाएगा। 1909 के एक्ट के समय भारत सचिव कौन थे, ये आप लोगों से पूछ रहा है। चलिए तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो 1909 के अधिनियम के समय भारत सचिव कौन थे। देखो 1909 का जो एक्ट है ना ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1909 के अगर हम लोग एक्ट की बात करेंगे तो ध्यान से समझिएगा। 1909 का जो एक्ट है ना, इस 1909 के एक्ट को हम लोग और क्या करते हैं, तो इसको हम लोग मार्ले मिंटो एक्ट भी कहते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, तो इस एक्ट को अगर हम लोग बात कर लेंगे तो क्या करते हैं, तो 1909 के एक्ट को मार्ले
मिंटो एक्ट कहा जाता है, ठीक है। और मार्ले मिंटो एक्ट क्यों कहते हैं, 1909 के एक्ट को हम लोग मार्ले मिंटो एक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि जो ये मार्ले है ना, तो ये क्या है, तो ये मार्ले जो है तो ये भारत सचिव थे, ठीक है। कौन थे, तो ये सचिव थे। और मिंटो की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कौन थे, तो ये जो है ये गवर्नर जनरल कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो कि वायसराय थे, ठीक है। कौन थे, तो ये वायसराय थे। तो इन्हीं दोनों लोगों के नाम पर जो है 1909 का जो एक्ट है ना, इसको मार्ले मिंटो एक्ट कहा गया। तो आपसे पूछ रहा है 1909 के अधिनियम के समय सचिव कौन थे, तो क्या आंसर करोगे, तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी, लॉर्ड मार्ले जो है तो ये सचिव थे। और मिंटो जो है वो कौन थे, तो वायसराय थे, ठीक है। अच्छा, 1909 का जो एक्ट है ना, ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, और वो ये है कि इस 1909 के एक्ट से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हो रही है, ठीक है। क्या हो रहा है, तो इस एक्ट के द्वारा अगर हम लोग बात करेंगे तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हो रही है, ठीक है। क्या हो रहा है, तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हो रही है, या फिर अगर हम लोग बात कर लें तो क्या कहोगे, तो आप कहोगे पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हो रही है, ठीक है। क्या हो रही है, तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, या फिर क्या कहेंगे, या फिर कहेंगे पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हो रही है, ठीक है। याद रखिएगा, पहली बार क्या किया जा रहा है, तो पहली बार मुस्लिमों के लिए, ठीक है। किसके लिए, तो अगर हम लोग बात करेंगे किसके लिए, तो मुस्लिमों के लिए पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की या फिर पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हो रही है, किस एक्ट से, तो 1909 के मार्ले मिंटो एक्ट से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों से कई बार पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। साम्राज्य की घोषणा किस वर्ष हुई है, 1956 में, 1858 में, 1857 में, या फिर 1859 में। तो साम्राज्य की घोषणा किस वर्ष हुई, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, साम्राज्य की घोषणा किस वर्ष हुई, क्या आंसर कर देंगे, तो आंसर कर देंगे आप लोग ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, 1858 में, ठीक है। देखो 1857 की क्रांति हो रही है, और जब 1857 की इतनी बड़ी क्रांति हो रही ना, उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ भारत से लेकर के इंग्लैंड तक पूरा एकदम बवाल मच गया है ना, कि भारत में इतनी बड़ी क्रांति हो गई। और इंग्लैंड सरकार के जो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ अगर हम लोग बात करेंगे, इतने बड़े पैमाने पर जो है क्रांति हुई है। तो फिर क्रांति हुई है तो कुछ कारण भी होंगे, तो उन कारणों की जाँच की गई, और फिर क्या किया गया, और इस 1857 की क्रांति के बाद एक एक्ट आता है 1858 का एक्ट, ठीक है। क्या होता है, तो 1857 की क्रांति के बाद एक एक्ट आता है, 1858 का एक्ट आता है, और इसका उद्देश्य यह है कि भारतीयों को संतुष्ट करना, ताकि आगे फिर इस तरीके से इतनी बड़ी क्रांति या फिर इस तरीके की घटना ना हो। तो 1857 की क्रांति के बाद 1858 का एक्ट आता है, और इसी एक्ट के द्वारा अगर हम लोग बात करेंगे तो कुछ सुधार किए जाते हैं, और उसी में से एक ये भी था कि क्या किया जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो उसी में से एक ये भी था कि जो महारानी है, ठीक है, उनको क्या किया गया, तो उनको साम्राज्य घोषित किया गया, ठीक है। क्या किया गया, तो उनको अगर हम लोग बात करेंगे क्या किया गया, तो उनको साम्राज्य घोषित किया गया, याद रखिएगा, ठीक है। क्या किया गया, तो उनको साम्राज्य घोषित करने का काम किया गया। साथ ही साथ आपको 1858 के एक्ट के संदर्भ में याद रखना है कि जो ये 1858 का एक्ट है ना, इसी एक्ट के द्वारा याद रखेंगे जो भारत का गवर्नर जनरल होता था, ठीक है। क्या होता था, तो जो भारत का गवर्नर जनरल होता था, इस गवर्नर जनरल को हमने क्या कर दिया, इस गवर्नर जनरल को हमने वायसराय कहना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया, तो इसको हमने वायसराय बना दिया। गवर्नर जनरल को अब क्या किया जाने लगा, तो अब वायसराय कहा जाने लगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, क्लियर है। तो 1858 यहाँ पर बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक बुक किसकी है, तो बताइएगा क्या जाएगा, तो बताइएगा क्या जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देखो एक और प्रश्न आपसे बन जाता है कि जब 1857 की क्रांति हो रही ना, इस दौरान गवर्नर जनरल कौन था, या फिर कहें भारत का पहला वायसराय कौन था, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे कैनिंग, ठीक है। 1857 की जब क्रांति हो रही है उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो आप कहोगे कैनिंग। और अगर आपसे पूछा जाए पहला वायसराय किसको बनाया गया, तो भी आप कहोगे कैनिंग को। कैनिंग को ही क्या किया जाएगा, भारत का पहला वायसराय बनाया जाएगा, और इसी के समय में 1857 की क्रांति भी हुई थी, ठीक। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक किसने लिखी है, आरसी मजूमदार ने लिखी है, राम शर्मा ने लिखी है, सर सैयद अहमद खान ने लिखी है, या फिर वी.डी. सावरकर ने लिखी। क्या हो जाएगा, तो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो आप आंसर कर दोगे वी.डी. सावरकर ने लिखी, ठीक है। किसने, वी.डी. सावरकर ने लिखी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि जो 1857 की क्रांति है, ठीक है, 1857 की जो क्रांति है, इस क्रांति पर सबसे पहले बुक किसने लिखी थी। अगर आपसे पूछा जाए 1857 की जो क्रांति हो रही है, तो 1857 की क्रांति पर सबसे पहले किताब लिखने वाले, बुक लिखने वाले कौन थे, तो आप आंसर क्या करोगे, तो आप आंसर करोगे सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद जो खां है, सर सैयद अहमद खां जो है, तो ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने 1857 की क्रांति पर क्या किया था, बुक लिखा था, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हेनरी विवियन डेरोजियो का संबंध किससे, बाल विवाह से, विधवा पुनर्विवाह से, यंग बंगाल आंदोलन से, या फिर
हिंदू पुनर्जागरण आंदोलन से। बताएंगे क्या जाएगा, तो हेनरी विवियन डेरोजियो का संबंध किससे, बताइएगा क्या जाएगा, तो हेनरी विवियन डेरोजियो का संबंध किससे। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे भाई, चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। हेनरी विवियन डेरोजियो का, ठीक है, हेनरी विवियन डेरोजियो की अगर हम लोग बात करेंगे, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो हेनरी विवियन डेरोजियो की बात करेंगे तो इनका संबंध किससे, क्या आंसर हो जाएगा, तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, यंग बंगाल आंदोलन से। किससे, तो यंग बंगाल आंदोलन से संबंधित है जो है हेनरी विवियन डेरोजियो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। शुद्धि आंदोलन किस संगठन ने प्रारंभ किया था, ब्रह्म समाज है, आर्य समाज है, देव समाज है, या फिर प्रार्थना समाज है। ठीक है, तो आपको बताना है शुद्धि आंदोलन किससे संबंधित, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। क्या आ जाएगा, शुद्धि आंदोलन किसने, ब्रह्म समाज ने, आर्य समाज ने, देव समाज ने, प्रार्थना समाज ने। क्या आ जाएगा, आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, आर्य समाज। ठीक है, अच्छा आर्य समाज से प्रश्न बनते रहते हैं, तो आर्य समाज से भी कुछ प्रश्न बनते हैं जिनको हम लोग देख लेते हैं। आर्य समाज की अगर हम लोग बात करें ना, तो आर्य समाज जो है तो इसकी स्थापना कब हो रही है, तो आप आंसर करोगे 1875 में। ठीक है, इसकी स्थापना हो रही है, और स्थापना कौन करेंगे, तो आप कहोगे दयानंद सरस्वती करेंगे। ठीक है, कौन करेंगे, तो दयानंद सरस्वती जो है तो ये आर्य समाज की स्थापना करते हैं। कब करेंगे, 1875 में, 1875 में करेंगे। और इसका हेडक्वार्टर जो था, तो हेडक्वार्टर कहाँ पर था, तो आप कहोगे बम्बई में था। ठीक है, कहाँ पर था, बम्बई में था। लेकिन 2 साल बाद 1877 में हेडक्वार्टर चेंज करके कहाँ पर, लाहौर बना दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। आर्य समाज की हम लोग बात करें, आर्य समाज 1875 में आर्य समाज की स्थापना हो रही है, दयानंद सरस्वती इसकी स्थापना कर रहे हैं। हेडक्वार्टर इसका बम्बई था, लेकिन 2 ही साल बाद 1877 में हेडक्वार्टर चेंज करके कहाँ पर, लाहौर बना दिया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ आप याद रखेंगे कि जो ये आर्य समाज है ना, आर्य समाज ने क्या किया था, तो आर्य समाज ने गौ रक्षा आंदोलन चलाया था। ठीक है, क्या किया था, तो आर्य समाज ने गौ रक्षा आंदोलन चलाया था। साथ ही साथ अगर हम लोग आर्य समाज की बात करें, तो आर्य समाज ने क्या किया था, तो शुद्धि आंदोलन चलाया था। बहुत सारे ऐसे लोग जो हिंदू धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्मों में चले गए थे, तो उनको शुद्ध करके, उनका शुद्धिकरण करके उनको दोबारा से हिंदू धर्म में लाने की प्रक्रिया जो है ये शुद्धि आंदोलन के नाम से जानी गई। तो गौ रक्षा आंदोलन और शुद्धि आंदोलन जो है ये आर्य समाज ने चलाया था। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है जो दयानंद सरस्वती है ना, इनका बचपन का नाम क्या है, इनका बचपन का नाम आपसे पूछा जाता है, तो इनके बचपन का नाम क्या है, तो आप कहोगे मूल शंकर। ठीक है, क्या है, तो दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम या फिर कहें मूल नाम क्या था, तो आप कहोगे मूल शंकर है। इनकी बुक की अगर हम लोग बात करेंगे तो इनकी एक पुस्तक है, इनकी एक बुक है, और इस बुक का नाम क्या है, तो इनकी बुक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, क्या नाम है, तो इनकी एक बुक है और इस बुक का नाम क्या है, तो आप कहोगे सत्यार्थ प्रकाश है। साथ ही साथ याद रखिएगा ये जो दयानंद सरस्वती है ना, इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। ठीक है, क्या किया था, तो इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, याद रखेंगे। ठीक है, क्या होगा, तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। साथ ही साथ आप याद रखेंगे स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति हैं। ठीक है, स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति हैं दयानंद सरस्वती, वेदों की ओर लौटो का नारा देते हैं। इनकी बुक का नाम सत्यार्थ प्रकाश, बचपन का नाम मूल शंकर है। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना कर रहे हैं 1875 में, हेडक्वार्टर बम्बई में था, 2 साल बाद चेंज करके लाहौर किया गया। आर्य समाज ने गौ रक्षा आंदोलन और शुद्धि आंदोलन चलाया। साथ ही साथ आप याद रखेंगे जो आर्य समाजी थे ना, ये मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे। ठीक है, याद रखिएगा किसके, तो मूर्ति पूजा और जो कर्म कांड होते थे ना, तो मूर्ति पूजा और कर्म कांडों के घोर विरोधी थे। ठीक है, क्या हो जाएगा, मूर्ति पूजा और कर्म कांडों के क्या है, तो घोर विरोधी थे। तो इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की, गोपाल कृष्ण गोखले ने की, दादाभाई नौरोजी ने की, स्वामी विवेकानंद ने की, या फिर एमजी रानाडे। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है, इसी को हम लोग और क्या करते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं भारत सेवक समाज। ठीक है, क्या करते हैं, तो इसी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को ही हम लोग भारत सेवक समाज के नाम से भी जानते हैं। तो कभी आपसे हिंदी में पूछ लेता है, कभी आपसे इंग्लिश में पूछ लेता है, तो दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना। भारत सेवक समाज या फिर आपसे कहे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक है, तो इसकी स्थापना किसने की, गोपाल कृष्ण गोखले, दादाभाई नौरोजी, स्वामी विवेकानंद, या फिर एमजी नारायण। क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए आंसर कर देंगे। ठीक है, अच्छा गोपाल कृष्ण गोखले से भी कई सारे प्रश्न बन जाते हैं, जैसे कौन कौन से प्रश्न इनसे बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा जो गोपाल कृष्ण गोखले है ना, ये गांधी और जिन्ना दोनों के राजनैतिक गुरु हैं। ठीक है, गांधी और अगर हम लोग बात करेंगे किसके, और जिन्ना के। ठीक है, गांधी और जिन्ना के क्या है, तो गांधी और जिन्ना के राजनैतिक गुरु हैं। ठीक है, क्या है, तो गांधी और
जिन्ना के राजनीतिक गुरु कौन है? तो गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको याद रखना है कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1905 में, ठीक है, 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की। ठीक है, कौन से? तो 1905 में अगर हम लोग बात करेंगे तो इन्होंने बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तीसरी चीज़ अगर हम लोग बात करेंगे तो इन्होंने 1905 में ही, ठीक है, 1905 में ही इन्होंने क्या किया, तो 1905 में इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। 1905 में इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने भारत सेवक समाज की स्थापना की। 1905 में इन्होंने क्या किया, तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी या फिर भारत सेवक समाज की स्थापना की। साथ ही साथ एक और चीज़ याद रखिएगा, जो ये गोपाल कृष्ण गोखले हैं, इनके संदर्भ में आप याद रखेंगे कि इन्होंने जो लॉर्ड कर्जन था, तो कर्जन की तुलना क्या किया है, तो कर्जन की तुलना औरंगजेब से की थी। ठीक है, क्या किया, तो अगर हम लोग गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन की तुलना किससे की थी, औरंगजेब ने से की थी। ठीक है, किससे, तो औरंगजेब से की थी। कर्जन की तुलना किससे किया, तो औरंगजेब से किया। और आपको पता है ना, कर्जन के समय में ही क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, कर्जन के समय में ही क्या हुआ था, तो बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, लोगों को जो है विभाजित करने का काम किया गया था, हिंदुओं को मुस्लिमों से विभाजित करने का काम किया गया था, और इसीलिए कर्जन की तुलना औरंगजेब से की है। और बंगाल विभाजन लागू कब से हो रहा है, तो आप कहोगे 16 अक्टूबर 1905 से लागू हो रहा है। और 1905 में बनारस अधिवेशन हो रहा है, जिसकी अध्यक्षता किसने की, गोपाल कृष्ण गोखले ने की। ठीक है, याद रखिएगा। और उसी अधिवेशन में इन्होंने क्या किया, इन्होंने कर्जन की तुलना औरंगजेब से कर डाली। ठीक। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका थी। भारत के एकीकरण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, बताइएगा क्या जाएगा, राजेंद्र प्रसाद है, अबुल कलाम आज़ाद है, विट्ठल भाई पटेल है, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल है, क्या जाएगा। तो जर्मनी के एकीकरण में अगर हम लोग बात करेंगे तो बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसी तरीके से भारत के एकीकरण में अगर हम लोग बात करेंगे किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, राजेंद्र प्रसाद की, अबुल कलाम आज़ाद की, विट्ठल भाई पटेल की, या फिर वल्लभ भाई पटेल की, क्या हो जाएगा, तो कौन हो जाएंगे, तो जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका है। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें तो भारत के एकीकरण में किसका, सरदार वल्लभ भाई पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, वल्लभ भाई पटेल से भी कुछ चीज़ों को आप ध्यान रखिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे अगर हम लोग वल्लभ भाई पटेल की बात करेंगे तो इन्होंने 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। ठीक है, क्या करेंगे, तो 1928 में अगर हम लोग बात करेंगे तो वल्लभ भाई पटेल जो है इन्होंने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। और इसी सत्याग्रह के दौरान जो बारदोली की महिलाएं थी ना, उन महिलाओं के कहने पर गांधी जी क्या करेंगे, इनको सरदार की उपाधि देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, तो सरदार की उपाधि इनको यहीं पर मिलेगी। बारदोली सत्याग्रह जो कि 1928 में हो रहा है, तो बारदोली की महिलाओं ने क्या किया, बारदोली की महिलाओं ने इनको सरदार कहा। ठीक है, और बारदोली की महिलाओं के कहने पर ही जो महात्मा गांधी जी हैं, तो गांधी जी ने इनको क्या किया, सरदार की उपाधि दी। ठीक है, पहली चीज़ तो आपको ये याद रखना है। दूसरी चीज़ आपको याद रखना है कि 1931 में 1931 में अगर हम लोग बात करेंगे तो कराची अधिवेशन हो रहा है। ठीक है, कौन सा, तो 1931 में अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन सा, कराची अधिवेशन हो रहा है। और इस कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, तो आप कहोगे वल्लभ भाई पटेल कर रहे हैं। ठीक है, कौन कर रहे हैं, तो कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, तो आप कहोगे वल्लभ भाई पटेल कर रहे हैं। और ये अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है, कराची अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी अधिवेशन में क्या हो रहा है, तो मूल अधिकार संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, तो पहली बार अगर हम लोग बात करें तो मूल अधिकार संबंधी जो प्रस्ताव हैं, तो मूल अधिकार संबंधी प्रस्ताव वो 1931 के कराची अधिवेशन में ही प्रस्तुत किए गए थे। ठीक है, साथ ही साथ याद रखिएगा, जैसे जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का महत्वपूर्ण योगदान है, उसी तरीके से भारत के एकीकरण में वल्लभ भाई पटेल का योगदान है। इसीलिए जो वल्लभ भाई पटेल है ना, इनको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल जो हैं, तो वल्लभ भाई पटेल को क्या करते हैं, तो इनको वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है जो वल्लभ भाई पटेल है, तो इनका जो जन्मदिवस है, तो इनका जन्मदिवस 31 अक्टूबर को है। ठीक है, कब है, तो 31 अक्टूबर को है। और 31 अक्टूबर को भारत में एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। और इनके सम्मान में आपको पता है ना, स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो इनके सम्मान में स्टैचू ऑफ यूनिटी, एकता की मूर्ति भी लगाई गई, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 182 मीटर है। जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो जिसकी ऊंचाई आप कहोगे 182 मीटर है। गुजरात के नर्मदा जिले में नर्मदा नदी के किनारे स्टैचू ऑफ यूनिटी लगाई गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किसने गांधी जी को राष्ट्रपिता का संबोधन किया? सुभाष चंद्र बोस हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, वल्लभ भाई पटेल हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। आज के सेशन में हम लोग हिस्ट्री के बहुत ही बेहतरीन वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस को कर रहे हैं।
बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन है आपके आगामी एग्जाम के लिए। बहुत सारे मेरे भाई बहन है ना जो एकदम आराम से बैठ गए, जिनको लग रहा है कि अब उन्होंने सारी परीक्षा दे दी, अब तो उनको लाइफ में कोई परीक्षा देनी ही नहीं, सब एकदम पास कर लिए, अब उनको कोई परीक्षा देनी ही नहीं, इतना निश्चिंत हो गए। ये नहीं समझ रहा है कि अभी बहुत सारी परीक्षाएं बची हुई हैं, ठीक है, बहुत सारी परीक्षाएं बची हुई हैं, अभी बहुत सारी परीक्षाओं को देना और अभी बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है। और ऐसे में अगर आप आराम से अभी से बैठ गए ना तो फिर बहुत दिक्कत होने वाली है आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि फिर से आपको फिर शुरू से सारी चीज़ें पढ़ना पड़ेगा, फिर से जीरो से शुरुआत करना पड़ेगा, क्योंकि आप सारी चीज़ों को भूल जाओगे, ठीक है। तो बताइएगा क्या जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कर देंगे किसको, ऑप्शन संख्या ए कर देंगे, सुभाष चंद्र बोस को। अच्छा देखो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनको आप याद रखेंगे, ठीक है। जैसे देखो गांधी जी की हम लोग बात करें तो गांधी जी को अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपिता किसने कहा, ठीक है, क्या करेंगे, तो गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा, तो आप कहोगे किसने कहा, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा, तो आप आंसर करोगे क्या, सुभाष चंद्र बोस ने कहा, ठीक है, किसने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा, ठीक। इसी तरीके से आपसे क्या कर ले, इसी तरीके से आपसे पूछ ले कि गांधी जी को महात्मा किसने कहा, भाई गांधी जी को महात्मा किसने कहा, तब आप आंसर क्या करोगे, तो आप कहोगे रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को, ठीक है, क्या किया है, तो महात्मा कहा है, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से अगर हम लोग बात कर लें कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को महात्मा गुरुदेव किसने कहा, रविन्द्रनाथ टैगोर को अगर आपसे बोले कि गुरुदेव किसने कहा, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे गांधी जी ने कहा, ठीक है, क्या कहा, तो गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या कहा है, गुरुदेव का। इसी तरीके से आपसे पूछ ले कि सुभाष चंद्र बोस जो हैं, तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा, ठीक है, क्या किया, तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा, तो आप आंसर क्या करोगे, आप कहोगे रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो इस तरीके के प्रश्न आपसे बनते हैं। गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी को महात्मा किसने कहा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा, गांधी ने कहा। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, ठीक है, याद रखिएगा। अगर आप आपसे पूछ ले कि गांधी को बापू किसने कहा, ठीक है, गांधी को अगर आपसे पूछा जाए कि गांधी को बापू किसने कहा, तो क्या करोगे, तो आप कहोगे एक तो देखो राजकुमार शुक्ल ने कहा है, ठीक है, एक तो राजकुमार शुक्ल ने कहा है, राजकुमार शुक्ल का नाम मिलता है। साथ ही साथ आप याद रखेंगे किसने, साथ ही साथ आप याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू ने। तो नेहरू ने भी बापू कहा है और राजकुमार शुक्ल ने भी कहा है, तो इन दोनों लोगों के नाम आप याद रखेंगे। तो इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, दक्षिणेश्वर किससे संबंधित है, दयानंद सरस्वती से, रामकृष्ण परमहंस से, शंकराचार्य से, या फिर देवेंद्रनाथ टैगोर से। बताइएगा, इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है, ठीक है। आपसे क्या कह रहा है, आपसे पूछ रहा है कि दक्षिणेश्वर जो है तो वो किससे संबंधित है। चलो इस प्रश्न का आंसर कर देंगे सभी मेरे भाई बहन, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर कर देंगे। दक्षिणेश्वर किससे संबंधित क्या हो जाएगा, तो दयानंद सरस्वती से, रामकृष्ण परमहंस से, शंकराचार्य से, या फिर देवेंद्रनाथ टैगोर से। करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपके रामकृष्ण परमहंस से, ठीक है, और ये स्वामी विवेकानंद के गुरु भी थे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत में प्रांतीय स्वायत्ता किस एक्ट से लागू हो रही है, 1909 के एक्ट से, 1942 के एक्ट से, 1935 के एक्ट से, या फिर 1919 के एक्ट से। बताइएगा क्या हो जाएगा। भारत में प्रांतीय स्वायत्ता किस एक्ट से लागू हो रही है, क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या कर दोगे, ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, 1935 के एक्ट से। देखो 1935 के एक्ट से बहुत सारे काम हो रहे हैं। एक तो प्रांतीय स्वायत्ता लागू हो रही है, दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो रहा है, तो केंद्र में द्वैध शासन लागू हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, तो केंद्र में अगर हम लोग बात करेंगे तो केंद्र में आपसे पूछा जाए कि द्वैध शासन किस एक्ट से लागू हुआ, केंद्र में द्वैध शासन किस एक्ट से लागू हुआ, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे 1935 के एक्ट से। अगर आपसे पूछा जाए शक्तियों का विभाजन, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये किससे किया गया, तो आप कहोगे 1935 के एक्ट से। शक्ति विभाजन, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। एक अखिल भारतीय संघ की अगर हम लोग बात करें, एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का काम किससे किया गया, एक अखिल भारतीय संघ की अगर हम लोग बात करेंगे तो एक अखिल भारतीय संघ की जो स्थापना का काम है वो भी 1935 के एक्ट से किया गया। साथ ही साथ अगर हम लोग बात कर लें भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना, संघीय न्यायालय की स्थापना जो है, संघीय न्यायालय की अगर हम लोग बात करेंगे तो संघीय न्यायालय की जो स्थापना है वो भी 1935 के एक्ट से किया गया। 1935 के एक्ट से प्रांतों को स्वायत्ता दी जा रही है।
केंद्र में द्वैध शासन लागू किया जा रहा है, शक्तियों का विभाजन किया जा रहा है, एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जा रही है, संघीय न्यायालय का जो है संघीय न्यायालय की स्थापना की जा रही है। ये सब काम किससे हो रहे हैं? ये सब काम 1935 के एक्ट से हो रहा है। 1935 का एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से मैक्सिमम चीज़ों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके शासनकाल में पारित हुआ? बताएंगे क्या जाएगा? तो विश्वविद्यालय अधिनियम अगर हम लोग बात करेंगे, विश्वविद्यालय अधिनियम अगर हम लोग बात करेंगे तो बताइएगा क्या जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे मे होंगे, रिपन होंगे, कर्जन होंगे या फिर हॉर्डिंग्स हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर क्या कर दोगे? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम ये हो जाएगा आपका लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। ऑप्शन संख्या सी आंसर कर देंगे। देखो कर्जन जो है ये ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। कर्जन का सबसे पहले तो आपको समय याद होना चाहिए। इनका समय क्या है? तो इनका समय है 1899 से लेकर के 1905 का। कर्जन का समय क्या है? तो आप कहोगे 1899 से लेकर के 1905 का कर्जन का समय है। इनके समय में क्या हो रहा है? इनके समय में अगर हम लोग बात करें तो मैकडॉनल्ड आयोग आ रहा है। ठीक है, कौन सा? तो इनके समय में मैकडॉनल्ड आयोग आ रहा है। और मैकडॉनल्ड जो आयोग है ना ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है किससे? अकाल से। ठीक है, किससे? तो मैकडॉनल्ड आयोग आ रहा है और ये किससे? तो ये अकाल से संबंधित है। दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो स्कॉट मॉनक्रिफ आयोग आ रहा है। ठीक है, कौन सा? तो स्कॉट मॉनक्रिफ आयोग आ रहा है। स्कॉट मॉनक्रिफ आयोग आ रहा है और स्कॉट मॉनक्रिफ आयोग जो है ये किससे संबंधित है? ये आप कहोगे सिंचाई से संबंधित है। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे इनके समय में क्या हो रहा है? इनके समय में फ्रेजर आयोग आ रहा है। ठीक है, कौन सा? तो इनके समय में फ्रेजर आयोग आ रहा है। फ्रेजर आयोग किससे संबंधित है? क्या कहोगे? तो आप कहोगे पुलिस से। ठीक है, किससे? तो आप कहोगे पुलिस से संबंधित है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें इनके समय में क्या हो रहा है? इनके समय में रैले कमीशन आ रहा है। ठीक है, कौन सा? तो रैले कमीशन आ रहा है। रैले कमीशन का संबंध किससे है? तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे विश्वविद्यालयी शिक्षा से। ठीक है, किससे? तो रैले कमीशन का संबंध किससे है? तो आप कहोगे विश्वविद्यालयी शिक्षा से। ठीक है, मैकडॉनल्ड आयोग अकाल से संबंधित है, स्कॉट मॉनक्रिफ सिंचाई से, फ्रेजर आयोग की बात करेंगे पुलिस से, रैले कमीशन की बात करेंगे तो विश्वविद्यालयी शिक्षा से संबंधित है। और इतने सारे आयोग आ रहे हैं ना, इसीलिए जो कर्जन है ना, कर्जन का जो समय है वो आयोगों का काल कहलाता है। ठीक है, क्या करता है? तो आपसे पूछा जाता है कौन सा गवर्नर जनरल है जिसका काल जो है जिसका समय आयोगों का काल माना जाता है? तो क्या कहोगे? तो कर्जन कहोगे। इनके समय में अगर हम लोग बात करें तो 1902 में, ठीक है 1902 में अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो रहा है? तो विश्वविद्यालय आयोग आ रहा है। ठीक है, कौन सा? तो विश्वविद्यालय आयोग आ रहा है, यही फ्रेजर कमीशन है ना, फ्रेजर कमीशन कहिए या फिर कहिए आप विश्वविद्यालय आयोग कहिए। ठीक है, यही 1902 में जो ये जो रैले कमीशन है विश्वविद्यालयी शिक्षा से संबंधित है, तो रैले कमीशन कहिए या फिर कब कहिए विश्वविद्यालय आयोग कहिए, 1902 में आ रहा है। और इसी आयोग की सिफारिश पर क्या होगा? तो 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम बनेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो इसी के समय में अगर हम लोग बात करेंगे तो इसी आयोग की सिफारिश पर क्या हो जाएगा? तो 1904 में क्या हो जाएगा? तो विश्वविद्यालय अधिनियम बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा 1904 में क्या हो जाएगा? तो 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम बनेगा। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो सी आंसर कर दोगे। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करेंगे तो पुरातत्व विभाग की जो स्थापना है, तो पुरातत्व विभाग की स्थापना भी अगर हम लोग बात करेंगे तो वो भी इन्हीं के समय में होगा। ठीक है, क्या होगा? तो पुरातत्व विभाग की स्थापना अगर हम लोग बात करें तो ये भी इन्हीं के समय होगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें रेलवे बोर्ड की, ठीक है रेलवे बोर्ड का जो गठन है तो वो भी किसी के समय में, तो रेलवे बोर्ड का गठन भी इन्हीं कर्जन के समय में होगा, याद रखिएगा। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें कर्जन के समय में क्या हो रहा है? तो इनके समय में बंग भंग भी हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? बंगाल विभाजन भी हो रहा है। तो ये सब काम इनके समय में हो रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की है? द्वारकानाथ टैगोर ने, दादा भाई नौरोजी ने, राजा राम मोहन राय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? ठीक है, क्या जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की है? क्या आंसर कर दोगे? तो आप आंसर करोगे 1876 में। ठीक है, कब? तो 1876 में अगर हम लोग बात करेंगे क्या आ जाएगा? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। ठीक है, किसने? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने क्या किया है? इंडियन एसोसिएशन नामक जो है एक संगठन की स्थापना की है। और इनकी अगर हम लोग बात करेंगे तो इनकी एक पत्रिका है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है बंगाली। ठीक है, इनकी एक पत्रिका है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम बंगाली है। और ये बंगाली पत्रिका जो है ना ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती थी, याद रखेंगे। इनकी एक पत्रिका है जिसका नाम क्या है? बंगाली है। और बंगाली पत्रिका जो है अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती थी। साथ ही साथ इनकी एक बुक है, उसका भी नाम याद रखेंगे, ए नेशन इन द मेकिंग। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो इनकी एक बुक है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है ए नेशन इन द मेकिंग। ठीक है, ये इनकी बुक है और इस बुक का नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 1932 के सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? सांप्रदायिक उपहार की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? रैमजे मैकडोनाल्ड है, विंस्टन चर्चिल है,
डिज़रायली या फिर पॉमस्टन है, क्या आ जाएगा। तो 1932 में अगर हम लोग बात करेंगे तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे कौन, रैमजे मैकडोनाल्ड थे, ठीक है, क्या आ जाएगा। तो ये प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे कहाँ के, इंग्लैंड के, और इनके द्वारा 1932 में सांप्रदायिक पंचांग या फिर कहें कम्युनल अवार्ड को प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए आंसर कर देंगे, ठीक है। ठीक है, साथ ही साथ आप याद रखिएगा, यहाँ पर हम लोग बात करें कुछ और लोगों को भी आप याद रखेंगे। चर्चिल की हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर चर्पिल लिखा है, चर्पिल नहीं चर्चिल होना चाहिए। ये 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री थे, ठीक है, क्या आ जाएगा। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अगर आपसे पूछा जाए प्रधानमंत्री कौन थे, तो आप चर्चिल कहोगे। आपसे अगर पूछा जाए 1857 की क्रांति के दौरान जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो आप कहोगे पॉमस्टन है, ठीक है, क्या है। तो चर्चिल जो है तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। और अगर हम लोग पामस्टन की बात करें तो पामस्टन जो है तो ये 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। और जो डिज़रायली है तो इनको भी याद रखिएगा, इन्होंने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था, ठीक है, क्या किया था। तो इन्होंने 1857 की क्रांति को क्या किया है, तो राष्ट्रीय विद्रोह का याद रखेंगे, क्या किया है। तो इन्होंने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह का है, तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन किस वर्ष हुआ है, 1893, 1894, 1895, 1896, क्या हो जाएगा। तो शिकागो में विश्व धर्म संसद हो रहा है, विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए कौन पहुंच रहे हैं, तो जिसमें हिस्सा लेने के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो स्वामी विवेकानंद पहुंच रहे हैं, ठीक है, कौन है, तो स्वामी विवेकानंद की अगर हम लोग बात करेंगे तो स्वामी विवेकानंद 1893 में, ठीक है, कहाँ पर, तो 1893 में। और ये शहर भी आप याद रखेंगे कौन सा, शिकागो। तो शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा है, विश्व धर्म संसद हो रही है, कब हो रही है, 1893 में। और इसमें हिस्सा लेने के लिए कौन, तो स्वामी विवेकानंद पहुँच रहे हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, काकोरी ट्रेन डकैती भारत के किस प्रदेश में हुई थी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर हरियाणा। अब इसके संदर्भ में भी याद रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न आपके बनते हैं। काकोरी ट्रेन डकैती, देखो अगर हम लोग बात करें तो एक संगठन है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब हो रही है, तो इसकी स्थापना 1924 में हो रही है, कहाँ पर, कानपुर में हो रही है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जिसकी स्थापना 1924 में कानपुर में हो रही है। और कौन कौन इसकी स्थापना कर रहे हैं, तो देखो एक तो कर रहे हैं राम प्रसाद बिस्मिल है, ठीक है, कौन है, तो राम प्रसाद बिस्मिल है। और दूसरे अगर हम लोग बात करेंगे कौन है, दूसरे हैं सचिंद्र नाथ सान्याल, ठीक है, कौन है, दूसरे कौन है, दूसरे हैं सचिंद्र नाथ सान्याल, ठीक है, याद रखिएगा। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1924 में इसकी स्थापना हो रही है, कानपुर में हो रही है। और इसकी अगर हम लोग बात करेंगे तो इसकी स्थापना कौन कर रहे हैं, राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्र नाथ सान्याल कर रहे हैं। और ये लोग क्या करेंगे, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो क्रांतिकारी हैं तो ये क्या करेंगे, तो उत्तर प्रदेश में अगर हम लोग बात करेंगे तो लखनऊ के पास काकोरी नामक स्थान है। और वहाँ पर ट्रेन को रोक करके क्या करते हैं, तो ये जो खजाना है जो इंग्लैंड भेजा जा रहा था उसको लूट लेते हैं, ठीक है। तो ये काकोरी डकैती के नाम से जानी जाती है। और ये घटना कब हुई थी, अगर आपसे पूछा जाए कि ये घटना कब हुई है, तो ये 1925 में हुई है, ठीक है। काकोरी अगर हम लोग बात करेंगे काकोरी घटना कब हो रही है, तो काकोरी कांड जो है तो ये कब हो रहा है, तो ये आप आंसर करेंगे 1925 में हो रहा है। किसने किया था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने किया था। कहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, ठीक है, किया था। और इस काकोरी कांड में अगर हम लोग बात करें तो कई सारे क्रांतिकारी पकड़े जाते हैं जिनको फांसी होती है और उनसे संबंधित प्रश्न बनते हैं। जैसे बिस्मिल जी की अगर हम लोग बात करेंगे तो बिस्मिल जी जो है तो इनको गोरखपुर जेल में फांसी होती है, ठीक है, कहाँ पर, तो बिस्मिल जी को गोरखपुर जेल में फांसी होगी। इसी तरीके से अगर हम लोग बात कर लें अशफाक उल्ला खां की, ठीक है, किसकी, तो अशफाक उल्ला खां की बात कर लें तो अशफाक उल्ला खां जो है तो अशफाक उल्ला खां को फैज़ाबाद जेल में फांसी होगी, ठीक है, कहाँ पर, तो अशफाक उल्ला खां को फैज़ाबाद जेल में फांसी होगी। इसी तरीके से अगर हम लोग राजेंद्र लाहिड़ी की बात कर लें, ठीक है, किसकी, अगर हम लोग राजेंद्र लाहिड़ी की बात कर लें तो राजेंद्र लाहिड़ी को क्या होगा, तो इनको गोंडा जेल में फांसी होगी, ठीक है, कहाँ पर, तो राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में फांसी होगी। और रोशन सिंह की अगर हम लोग बात कर लेंगे तो रोशन सिंह जो है तो ये भी काकोरी कांड से संबंधित है और इनको इलाहाबाद जेल में फांसी होगी, ठीक है, कहाँ पर, तो इनको इलाहाबाद जेल में फांसी होगी, याद रखिएगा। तो कम से कम ये 4 लोगों के नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, किस जेल में बाल गंगाधर तिलक को लंबी सजा दी गई थी, दीर्घ समय तक रखा गया था। बाल गंगाधर तिलक को किस जेल में लंबे समय तक रखा गया था, क्या हो जाएगा, तिहाड़ जेल, मांडले जेल, सेलुलर जेल या फिर पूना जेल। तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे बाल गंगाधर तिलक।
देखो बाल गंगाधर तिलक से कई सारे प्रश्न बन जाते हैं। अगर हम लोग बात करें तो 1893 में 1893 में अगर हम लोग बात करेंगे तो इन्होंने महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की शुरुआत की। ठीक है, क्या किया? तो गणेश उत्सव की शुरुआत की कब? 1893 में महाराष्ट्र में। 1895 में अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने शिवाजी उत्सव की शुरुआत की। महाराष्ट्र में क्या किया? तो इन्होंने महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव की शुरुआत की। ठीक है, 1893 में गणेश उत्सव की शुरुआत की और 1895 में क्या किया? तो शिवाजी उत्सव की शुरुआत की। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, साथ ही साथ याद रखिएगा इनकी दो पत्रिकाएं हैं जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है केसरी और मराठा। ठीक है, क्या है? केसरी और मराठा। ठीक है, केसरी जो पत्रिका है ये क्या हो रही थी? तो ये मराठी भाषा में संपादित होती थी और मराठा की अगर हम लोग बात करेंगे तो मराठा जो है ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती थी। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, बाल गंगाधर तिलक की अगर हम लोग बात करेंगे तो बाल गंगाधर तिलक 1893 में महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की शुरुआत कर रहे हैं, 1895 में शिवाजी उत्सव की शुरुआत कर रहे हैं। इनकी दो पत्रिकाएं हैं केसरी और मराठा। केसरी जो है वो मराठी भाषा में और मराठा जो है वो अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, 1908 में अगर हम लोग बात करें तो 1908 में, ठीक है, क्या हो रहा है? तो 1908 में अगर हम लोग बात करेंगे तो 1908 में इनको 1908 में 6 साल की इनको सज़ा हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाएगी? 1908 में 6 साल की जेल होगी और इनको कहाँ पर भेजा जाएगा? तो इनको भेजा जाएगा मांडले जेल में। ठीक है, कहाँ पर? तो बाल गंगाधर तिलक को भेजा जाएगा कहाँ पर? मांडले जेल में। और इसी मांडले जेल में इन्होंने क्या किया है? तो इसी मांडले जेल में बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे बहुत पूछा गया। ठीक है, तो 1908 में अगर हम लोग बात करेंगे तो बाल गंगाधर तिलक को 6 साल की जेल होगी। कहाँ पर भेजा जाएगा? मांडले जेल में भेजा जाएगा और इसी मांडले जेल में इन्होंने क्या किया? गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो बी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। आर्थिक निकास के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? दादा भाई पेस्टोनजी हैं, फिरोज शाह मेहता है, दादा भाई नौरोजी या फिर बाल गंगाधर तिलक हैं। तो आर्थिक निकासी के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? आपसे ये पूछ रहा है। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? तो आर्थिक निकासी के सिद्धांत को, जिसको हम लोग और क्या करते हैं? जिसको हम लोग ड्रेन ऑफ वेल्थ भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तो जिसको हम लोग ड्रेन ऑफ वेल्थ भी कहते हैं या फिर इसी को हम लोग और क्या करते हैं? इसी को हम लोग धन निष्क्रमण का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तो इसी को हम लोग धन निष्क्रमण का सिद्धांत भी कहते हैं। आपसे ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ या फिर कहें धन निष्क्रमण का सिद्धांत, तो ये किसने प्रस्तुत किया? आर्थिक निकासी के सिद्धांत को किसने? आप आंसर करोगे दादा भाई नौरोजी ने प्रस्तुत किया। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ या फिर कहें धन निष्क्रमण के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इनकी एक बुक है और इस बुक का क्या नाम है? तो इनकी एक बुक है जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया और इसी बुक में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसी बुक में इन्होंने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। ठीक है, क्या किया? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, क्या किया है? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो ये दादा भाई नौरोजी की एक बुक है और इसी बुक में इन्होंने क्या किया है? इसी बुक में अगर हम लोग बात करेंगे तो इन्होंने धन निष्क्रमण के सिद्धांत को, ड्रेन ऑफ वेल्थ को प्रस्तुत किया है। ठीक है, और बताया है कि किस तरीके से अंग्रेज जो है वो भारतीय धन को यहाँ से बाहर भेज रहे हैं। ठीक है, अच्छा, दादा भाई नौरोजी के संदर्भ में याद रखेंगे कि ये ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय, ठीक है, क्या आ जाएगा? तो ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय हैं। ठीक है, ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? दादा भाई नौरोजी हैं। साथ ही आप याद रखेंगे राष्ट्रीय आय का, ठीक है, राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाले अगर हम लोग बात करें, ठीक है, राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? राष्ट्रीय आय का, ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्रीय आय या फिर कहें प्रति व्यक्ति आय का आकलन करने वाले, राष्ट्रीय आय या फिर कहें प्रति व्यक्ति आय का आकलन करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो आप कहोगे दादा भाई नौरोजी हैं। और याद रखेंगे इनको नैरो मेजॉरिटी, मिस्टर क्या करते हैं? तो मिस्टर नैरो मेजॉरिटी भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तो मिस्टर नैरो मेजॉरिटी भी कहते हैं, मेजॉरिटी भी कहते हैं, मिस्टर नैरो मेजॉरिटी कहते हैं। साथ ही साथ आप याद रखेंगे इनको भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, क्या करते हैं? तो वयोवृद्ध पुरुष, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है किसको? दादा भाई नौरोजी को। तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके बन जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
पूना के चापेकर बंधुओं ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी। तो पूना में अगर हम लोग बात करेंगे तो चापेकर बंधु हैं, और चापेकर बंधुओं ने 1897 में, आपसे ये वर्ष भी पूछा जाता है, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 1897 में पूना के चापेकर बंधुओं ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की है। तो आप आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, कर्नल रैंड है और आयरस्ट है। ठीक है, कौन है, तो आयरस्ट है। तो ये दो अधिकारी हैं जिनकी इन लोगों ने चापेकर बंधुओं ने हत्या की थी, कर्नल रैंड है और आयरस्ट हैं। तो ये दो अंग्रेज अधिकारी हैं, प्लेग अधिकारी थे, और ये अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से प्लेग महामारी के दौरान बहुत सारे भारतीयों की जान गई थी, और इसी का बदला लिया पूना के चापेकर बंधुओं ने 1897 में इन दोनों अंग्रेज अधिकारियों को गोली मार दी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बिपिन चंद्र पाल अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में क्या थे, उदारवादी थे, उग्रवादी थे, क्रांतिकारी थे, या फिर शासकीय सेवक थे। बिपिन चंद्र पाल की अगर हम लोग बात करेंगे तो अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में ये क्या थे, तो आंसर क्या कर देंगे, आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, उदारवादी। प्रारंभ में ये उदारवादी थे, लेकिन बाद में क्या हो जाएंगे, बाद में ये उग्रवादी हो जाएंगे। आपने नाम सुना है ना, लाल बाल पाल। लाल से क्या हो जाएगा, तो लाल से लाला लाजपत राय, बाल से क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक, और पाल से क्या हो जाएगा, बिपिन चंद्र पाल। तो बिपिन चंद्र पाल जो है, तो ये प्रारंभ में क्या थे, उदारवादी थे, लेकिन बाद में क्या हो जाएगा, ये उग्रवादी हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किस वर्ष पुनर्एकीकरण हुआ, बताइएगा क्या हो जाएगा। देखो 1907 की अगर हम लोग बात करें तो 1907 में सूरत अधिवेशन हो रहा है। ठीक है, कौन सा, तो 1907 में अगर हम लोग बात करेंगे तो सूरत अधिवेशन हो रहा है, और सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है, तो आप कहोगे किसने की है, तो आप कहोगे रास बिहारी। ठीक है, किसने, तो रास बिहारी घोष जो है, तो रास बिहारी घोष ने 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की है, और इस सूरत अधिवेशन में कांग्रेस क्या हो जाएगी, दो भागों में बढ़ जाती है। ठीक है, नरम दल और गरम दल। ठीक है, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। तो नरम दल और गरम दल में दो भागों में कांग्रेस जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन इसके बाद 1916 का लखनऊ अधिवेशन होगा, आज ही के सेशन मैंने आप लोगों को बताया था, 1916 का लखनऊ अधिवेशन होगा। ठीक है, कौन सा, तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन हो रहा है, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता मैंने आपको बताया था अंबिका चरण मजूमदार कर रहे हैं, आज ही के सेशन में बताया था मैंने आप लोगों को। ठीक है, कौन कर रहे हैं, तो अंबिका चरण मजूमदार जो है, तो ये 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे हैं, और इस अधिवेशन में एक बार फिर से क्या हो जाएगा, तो जो नरम दल गरम दल है वो फिर से एक हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बंगाल विभाजन को किस वर्ष समाप्त किया गया। देखो बंगाल विभाजन जो है ना, ये किसके समय में हो रहा है, तो आप कहोगे कर्जन के समय हो रहा है। किसके समय में, कर्जन के समय हो रहा है। इसकी घोषणा कब की गई थी, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी, तो आप कहोगे 19 जुलाई 1905 को। ठीक है, कब, तो 19 जुलाई 1905 को घोषणा की जा रही है। बंगाल विभाजन लागू कब से किया जा रहा है, तो लागू करोगे आप 16 अक्टूबर 1905 से। ठीक है, कब से, तो 16 अक्टूबर 1905 से। ध्यान रखिएगा, आपको डेट के साथ पूछता है, अगर घोषणा करने की बात करेगा तो 19 जुलाई 1905, अगर लागू करने की बात करेगा 16 अक्टूबर 1905 को। आपसे पूछ रहा है समाप्त कब किया गया, तो समाप्त किया गया कब, 1911 में। ठीक है, कब, तो बंगाल विभाजन को 1911 में समाप्त किया गया है, 1911 में समाप्त किया गया। और जब समाप्त किया गया उस दौरान अगर आपसे पूछा जाए कि वायसराय कौन थे, तो आप कहोगे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। ठीक है, कौन थे, तो लॉर्ड हार्डिंग अगर हम लोग बात करेंगे तो लॉर्ड हार्डिंग जो है तो द्वितीय जो है, तो इनके समय में क्या हो रहा है, बंगाल विभाजन को समाप्त किया जाएगा 1911 में। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप में किस वायसराय की हत्या हुई थी। मेयो है, एल्गिन है, डलहौजी है, हेस्टिंग्स है। तो बताइएगा कौन सा वायसराय है जिसकी अंडमान निकोबार में हत्या कर दी गई थी। क्या आंसर हो जाएगा, बताइएगा कौन सा वायसराय जिसकी अंडमान निकोबार में हत्या कर दी गई थी। आप आंसर करेंगे मेयो है। ठीक है, क्या है, तो मेयो है। अच्छा, मेयो के संदर्भ में आप एक प्रश्न तो याद रखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है मेयो के संदर्भ में, और वो क्या है, वो ये है कि 1872 में अगर हम लोग बात करेंगे तो 1872 में भारत में पहली जनगणना इन्हीं के समय में हुई थी। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो अगर आपसे पहली जनगणना पूछे तो पहली जनगणना 1872 में मेयो के समय में हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे क्या कर ले, अगर आपसे पहली नियमित जनगणना पूछे, ठीक है, क्या कर ले, अगर आपसे पहली नियमित जनगणना पूछ ले तो नियमित जनगणना के लिए आप क्या करोगे, तो पहली नियमित जनगणना के लिए आप कहोगे 1881
1881 किसके समय में, तो रिपन के समय में, ठीक है, किसके समय में, तो 1881 में रिपन के समय में क्या हो रही है, पहली नियमित जनगणना हो रही है, ठीक है। अगर आपसे पहली जनगणना पूछे तो पहली जनगणना मेयो के समय में 1872 में हो रही है, जबकि पहली नियमित जनगणना आपसे पूछे तो आप क्या करोगे, तो पहली नियमित जनगणना जो है वो 1881 में रिपन के समय में हो रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने समाप्त किया, बताइएगा किसने समाप्त किया, आपसे ये पूछ रहा है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट क्या था, तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के द्वारा हम लोग बात करेंगे तो भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने का काम किया गया था, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के द्वारा हम लोग बात करेंगे तो भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने का काम किया गया था, और जिसको समाप्त करने का काम कौन कर रहा है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन हो जाएगा, ठीक है। कौन हो जाएंगे, रिपन हो जाएगा। अच्छा, रिपन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। प्रीवियस ईयर में कई सालों से लगातार यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। रिपन से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, तो देखो एक तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि 1881 में क्या हो रहा है, इनके समय में पहली नियमित जनगणना होगी। एक तो यही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन गया कि पहली नियमित जनगणना जो है तो वो किसके समय में हो रही है, तो आप आंसर करोगे 1881 में रिपन के समय में। दूसरी चीज़ आप याद रखोगे, इनके समय में 1881 में पहली बार क्या हो रहा है, पहला कारखाना अधिनियम आ रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, तो पहला कारखाना अधिनियम जो है तो ये 1881 में रिपन के समय में आ रहा है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे रिपन जो है, तो रिपन को क्या करते हैं, तो इनको स्थानीय स्वशासन का जनक मानते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या करते हैं, तो स्थानीय स्वशासन का जनक मानते हैं, किसको, रिपन को मानते हैं, स्थानीय स्वशासन का जनक मानते हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है इन्हीं के समय में क्या होगा, इनके समय में एक हंटर कमीशन आएगा जो कि शिक्षा से संबंधित है। देखो हंटर कमीशन दो है, एक तो जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है और एक शिक्षा से। तो रिपन के समय में जो हंटर कमीशन आ रहा है ये किससे, तो ये शिक्षा से संबंधित है, याद रखिएगा किससे, तो शिक्षा से संबंधित है। हंटर कमीशन स्थानीय स्वशासन के जनक माने जा रहे हैं। पहला कारखाना अधिनियम इन्हीं के समय में आ रहा है, नियमित जनगणना इन्हीं के समय हो रही है। एल्बर्ट बिल विवाद अगर हम लोग बात करेंगे तो एल्बर्ट बिल विवाद जो है वो इन्हीं के समय में हो रहा है। एल्बर्ट बिल विवाद अगर हम लोग बात करेंगे तो रिपन के समय में हो रहा है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो है इसको समाप्त करने का काम तो कर ही रहे। साथ ही साथ आर्म्स एक्ट, आर्म्स एक्ट क्या था, आर्म्स एक्ट के द्वारा भारतीयों को हथियार रखने पर पाबंदी लगा दी गई थी, तो आर्म्स एक्ट को हटाने का काम भी कौन कर रहे हैं, तो रिपन कर रहे हैं। और ये भारत में सबसे उदारवादी गवर्नर जनरल माना जाता है, ठीक है। रिपन की हम लोग बात करें तो ये सबसे उदारवादी, भारत में सबसे उदारवादी, सबसे उदार, सबसे नम्र आपसे अगर गवर्नर जनरल पूछा जाए, वायसराय पूछा जाए तो आप किसको कहते हो, तो आप लॉर्ड रिपन को आंसर करोगे। क्लियर है। तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था, हिस्ट्री के बहुत ही बेहतरीन वाले क्वेश्चंस को हम लोगों ने आज यहाँ पर डिस्कस किया और बहुत सारे प्रश्नों को जानने का प्रयास किया। तो उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको चैट बॉक्स में दिख रहा है, तो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़िएगा। आप हमारे साथ व्हाट्सअप पर जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, तो यहाँ पर मैसेज करके आप हमारे साथ व्हाट्सअप पर जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और जानकारियाँ मिलती रहेंगी। साथ ही साथ अगर आपका कोई डाउट है तो भी आप यहाँ पर मेरे साथ जो है शेयर कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो। और आप लोगों से यही निवेदन करूँगा ना कि अपनी पढ़ाई को आप ब्रेक मत कीजिए। बहुत सारे मेरे भाई बहन है ना जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है, तो दोबारा से जब आप शुरू करोगे ना तो सारी चीज़ों को आप भूल चुके रहोगे। तो एक बार फिर से आपको शुरू से मेहनत करनी पड़ेगी, शुरू से सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी और आपका बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत जाएगी। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन करूँगा कि अपनी पढ़ाई को ब्रेक ना करें, ठीक है। क्लास को देखते रहें, क्लास से जुड़े रहें, ठीक है। डेली क्लास करते रहें, क्लास को देखते रहें, क्लास से जुड़े रहें, ठीक है। ये आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। चलिए तो अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।